हाँ फ्रेंड्स, आपका नए वीडियो में स्वागत है। मैं विवेक आपको करंट बताने की बात मैंने बताया था और मैं चाहता हूँ कि जीएस के बिल्कुल अप टू डेट रहे, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में कम से कम बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। मैं तो कहूँगा बेहतरीन की कोई सीमा नहीं होती है। बेशक अगर आपका सिलेक्शन होता है 80 to 90% या 100%, मैं तो कहूँगा कि मेहनत मेरी, सफलता आपकी। मैं इसी टैगलाइन को लेकर चल रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने तरीके से इतना मेहनत करेंगे कि आपकी सफलता आपके कदमों को चूमे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे एक बात और कह रहा हूँ कि बेशक मेरे करंट बताने में मैं समसामयिकी के लिए जिन बातों का प्रयोग कर रहा हूँ, जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, कोई आवश्यक नहीं कि उसमें से सारे पॉइंट्स आपको याद ही रहें। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरा उद्देश्य जीके करंट इन सब पे आपकी पकड़ को इतना स्ट्रॉन्ग करना कि चाहे आप किसी लो लेवल की परीक्षा दे रहे हों या आप एनडीए, सीडीएस, आईएएस, पीसीएस ये सब दे रहे हों, या आप कांस्टेबल दिल्ली पुलिस दे रहे हों, या आप सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दे रहे हों, आप एसएससी सीजीएल दे रहे हों या सीपीओ दे रहे हों, आप किसी जगह मात नहीं खाएं, ये मेरा उद्देश्य है। इसलिए बेशक ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप सबको याद रखिए बिल्कुल उसी तरीके से, तो इसलिए मैंने एक और नया तकनीक इसमें जोड़ा है और अब मैं इस पे चलूँगा कि जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है निचले एग्ज़ाम में भी, यानी कि एसआई, एसएससी या दिल्ली पुलिस, उसके लिए मैं रेड डबल टिक लगा दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि इस तरह के प्रश्न इन सब एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और बाकी जितने भी मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ वो सब भी इम्पॉर्टेंट तो है ही। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपका पीसीएस, आईएएस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, इन सब माने ऊपर लेवल के एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इसी बात को लेकर के चल रहा हूँ। आइए, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं किल करना चाहूँगा और फटाफट मैं बढ़ाते चलता हूँ। देखिए, जो नया मेरा ये 5वां वीडियो होगा ये करंट पे है, ये भी, और इसके बाद फिर मैं आपको अभी जस्ट मैंने बैक्टीरिया पे कैसे सब याद रखें, क्या तरीका अपनाएं, टिप्स एंड ट्रिक्स के तहत मैंने आपको ट्रिक्स भी बताया है, टिप्स भी दिया है कि कैसे याद कीजिए। तो इस सब को आप फॉलो कीजिएगा, मुझे उम्मीद है। और आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं भी आपको नहीं जानता हूँ कि आप कहाँ तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ और करूँगा, इस बात का मैं वचन देता हूँ। तो आप इसी बात को लेकर चलिए और आगे बढ़िए। देखिए, पहला जो है ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन हैं। ये क्वेश्चन अगर आता है तो ऑटोमेटिक है कि ये डिफ़िकल्ट है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है और ताइवान के राष्ट्रपति, लेकिन पूछ सकता है भाई, क्योंकि कई बार मैंने भी अपने समय में देखा था कि पीसीएस वगैरह की परीक्षा में पूछ देते थे कि ताइवान के राष्ट्रपति कौन है, म्यांमार के कौन हैं। तो आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कम से कम जो नेबरहुड है भारत के, उनका तो सबका नाम याद करना ही होगा, प्लस
अमेरिका, फिर आप ये रसिया, फिर ब्राज़ील, तो जैसे बड़े बड़े देशों का, और ये इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, इन सब का ज़रूर याद करना ही पड़ेगा। और साथ में आपको भारत के पड़ोसी देश और जो साउथ ईस्ट देश हैं, साउथ ईस्ट में जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के हैं, उन सब का नाम याद करने के लिए मैं आपको सुझाव दूंगा। तो आप, पहला तो ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन हैं। हालांकि मैंने इसमें टिक नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ताइवान की न्यू साउथ बॉन्ड पॉलिसी, NASP, न्यू साउथ बॉन्ड पॉलिसी का नाम NASP है। देखिए, इस तरह के भी प्रश्न कई बार पूछ देते हैं, जैसे भारत में लुक ईस्ट पॉलिसी किसने चलाया था, तो आप कहते हैं उसका आंसर होगा इंद्र कुमार गुजराल, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो इंद्र कुमार गुजराल के समय में लुक ईस्ट पॉलिसी चलाया गया था। और इसी तरह से आप देखिएगा कि जैसे पंचशील समझौता है, इन सब तरह में ये किसके समय में लागू हुआ, तो इस तरह के कभी कभी सवाल पूछ देते हैं। तो इसलिए आप इसको भी याद रखिए, जो आप अगर NDA, CDS, CAPF, IAS, PCS इन सब के लिए अगर हैं, तो आप इसको भी याद रखिए। न्यू साउथ बॉन्ड पॉलिसी ये किसकी है, तो ये ताइवान की है। यानी कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंध बढ़ाने की वकालत करना। ठीक है, तो ये दो हो गया आपका पॉइंट। तीसरा पॉइंट पे आइए। शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट होंगी। देखिए, ये शिवांगी सिंह राफेल जो अभी फ्रांस से लिया गया है, दसॉल्ट कंपनी के द्वारा से खरीदा गया है, तो ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही। और लेकिन अब उसमें है कि पहला जो महिला राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन होंगी, तो वो शिवांगी सिंह होंगी। और राफेल की स्क्वाड्रन को गोल्डन एरोज कहा जाता है। ये दोनों बातें इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने डबल टिक यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए, अहमदनगर में KK रेंज से MBT अर्जुन टैंक से लेजर निर्देशित टैंक विध्वंसक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये तो कभी पूछा नहीं है। चांदीपुर रेंज पूछता है तो उड़ीसा का, या और भी जैसे इसरो का पूछ देता है, लेकिन अहमदनगर में भी एक KK रेंज है जहाँ पे परीक्षण किया गया है MBT टैंक से लेजर निर्देशित, लेजर गाइडेड टैंक विध्वंसक मिसाइल। माने आप कह सकते हैं टैंक को विध्वंस करने वाला या तोड़ने वाला मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी मैंने तो आपको पहले ही समझा दिया सारी बातें। तो मैं कहूँगा कि इसमें मैंने रेड डबल टिक नहीं मारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की मशहूर पत्रिका है टाइम। तो सबसे पहले तो ये सवाल ही पूछ देता है कि टाइम कहाँ की पत्रिका है, तो आप कहिएंगे अमेरिका की है। ठीक है, उसके बाद इसमें दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी किया जाता है। अक्सर हर वर्ष में टाइम द्वारा 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी किया जाता है। तो इस बार भी 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करने वाला है, अभी किया नहीं है, लेकिन उस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉलिटिशियन के तौर पे, और ये तो सब तो कॉमन बातें हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो होंगे ही होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी होंगे ही होंगे। तो इन सब को आप अंदाज से भी बना सकते हैं। लेकिन भारत से कौन कौन लोग हैं, तो भारत से इस सूची में 4 व्यक्ति को नाम रखा गया है। उसमें कौन कौन है, एक तो प्रधानमंत्री, राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन, और नरेंद्र मोदी। दूसरा है एक्टर आयुष्मान खुराना,
इसको भी आप जानते ही होंगे। तीसरा है गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। ठीक है, ये देखिए सबका उद्देश्य ये भी है कि गूगल के सीईओ भी आपको याद रह जाए। और ये आयुष्मान खुराना एक्टर हैं, ये तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है। उसके HIV पर रिसर्च करने वाले रविंदर गुप्ता, एक रविंदर गुप्ता हैं जो HIV पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको भी प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद देखिए शाहीन बाग धरने में समझे शाहीन बाग की दादी के नाम से चर्चित बिल्किस बानो का नाम शामिल है। तो यहाँ पे शाहीन बाग धरने में शाहीन बाग की दादी के नाम से चर्चित बिल्किस बानो, तो ये तब तो आपको नहीं आएगा शाहीन बाग धरने में शाहीन बाग की दादी, लेकिन आपको बिल्किस बानो का नाम याद रहना चाहिए क्योंकि इनको भी टाइम पत्रिका में शामिल किया गया है 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आगे फेसबुक इंडिया के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप उपाध्यक्ष, फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष या प्रबंध निदेशक तो समझ रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो हैं अजित मोहन है। ठीक है, ये भी चर्चित रहा है नाम क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली में दंगा हुआ था, तो उसमें दिल्ली विधानसभा ने इनसे भी पूछताछ के लिए बात कर ये उन्होंने उठाया था, जिस पर अभी कोर्ट ने रोक लगा दिया है विधानसभा के प्रस्ताव पे। तो इसलिए ये चर्चा में आए हैं, लेकिन फिर भी आप याद रख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर आप एफिल टावर, ये तो खैर बहुत फेमस रहा है और सभी लोग जानते हैं। एफिल टावर कहाँ है ये पूछ दिया जाता है कई बार एग्ज़ाम में, छोटे मोटे एग्ज़ाम में तो पूछता ही है अक्सर। हाँ, तो एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो इतना दूर तक हो गया, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर के राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा, ठीक है, पूर्वोत्तर यानी कि वही आप जान लीजिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया, उसमें आपको असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड ये सब आ जाता है। तो पूर्वोत्तर के राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे द्वारा सड़क मार्ग मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आप समझ पाएँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग में रोड बनाने का काम होता है। तो सड़क मार्ग से म्यांमार तथा थाईलैंड को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि म्यांमार और थाईलैंड अगर घूमने जाना हो तो आप रोड से भी जा सकते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हैं, यानी कि बस से या देखिए। तो ये दोनों इसको भी याद रखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके नेक्स्ट आइए, देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना, बड़ा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इसलिए ये आपको याद रखना ही चाहिए। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना है। ठीक है, अब केन और बेतवा ये दो नदी है, इन दोनों को जोड़ने की परियोजना ही लिंक परियोजना है। लिंक माने जोड़ना होता है, जिसका उद्देश्य माने अब इसका क्या उद्देश्य है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र का सूखा समाप्त करना। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो सूखे की अक्सर हाँ परेशानी हो जाती है, सूखे का संकट हो जाता है, तो इसको समाप्त करना है। अच्छा, अब केन बेतवा लिंक परियोजना ये किन राज्यों में है, तो केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच की है, संयुक्त परियोजना है। ठीक है, उसके बाद फिर जब जल की बात चल रही है तो फिर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। हालांकि ये पहले की वीडियो में भी मैं लिख चुका हूँ, मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यहाँ पे मेंशन कर दूँ। ओके, आगे बढ़िए। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान का इंजन कावेरी का विकास कर रहा है। तो सबसे पहले तो बात कावेरी क्या है, तो कावेरी लड़ाकू विमान का इंजन है, लाइट कॉम्बैट आप कहेंगे एयरक्राफ्ट इंजन है। ठीक है, और इसका विकास कौन कर रहा है, DRDO कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रांस की दसाल्ट एविएशन से राफेल विमान लिया जा रहा है।
तो राफेल के बारे में आप जानते ही हैं कि फ्रांस से हम लोग मंगवाए हैं। तो फ्रांस में कौन सी कंपनी राफेल बनाती है, तो आपको दसॉल्ट एविएशन, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़िए। आप रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया। जल्दी ही मैं आपको समझाऊंगा कि राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री, ये सब क्या होता है, इन सब के बारे में। तो अभी तो फिलहाल आप ये याद रखिए, रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी, जिनका कोरोना मैंने अभी फिलहाल में निधन हो गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण राज्य मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो। ये बाबुल सुप्रियो बहुत अच्छे गायक भी रहे हैं और बंगाल से बिलोंग करते हैं और ये बहुत अच्छे गायक रहे हैं। तो इसलिए ये अभी फिलहाल में ये राजनीति में हैं और ये भाजपा में हैं और पर्यावरण राज्य मंत्री इनको बनाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल के हुमला जिले में चीन द्वारा अतिक्रमण। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में नेपाल चीन के बीच काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हो रही थी। भारत के साथ कुछ मामलों को लेकर के नेपाल ने आपत्ति जताई थी और भारत के साथ सीमा विवाद का भी मसला उठाया था। लेकिन इधर दूसरी तरफ ये भी है कि चीन अपना धीरे धीरे प्रसार कर रहा है नेपाल की ओर भी, और नेपाल के प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। तो वो जो प्रसार कर रहा है, वो ये चीज़ का पता मैंने अभी चला है नेपाल में के लोगों को कि नेपाल के हुमला ज़िले में चीन के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और वहाँ पे निर्माण कार्य वगैरह किए जा रहे हैं। तो आप यही तक मैं रख रहा हूँ, इसके बाद मैं फिर सब्जेक्ट पे आ जा रहा हूँ। ओके, बाय।